बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर विवेक पंडित जी ट्रेनर के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऑथर, कोच और प्रोफेसर के अलग अलग रोल्स में भी अपनी खास पहचान स्थापित की है। डॉक्टर विवेक पंडित जी बिजनेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, इमेज एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग टॉपिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट अर्जित कर चुके डॉक्टर विवेक पंडित जी प्रोफेसर के तौर पर जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIPM, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स, IRITM, यूपी पुलिस आदि बेनिफिशियरीज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का कार्य भी कर रहे डॉक्टर विवेक पंडित जी लगभग 20 से ज़्यादा किताबों के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग प्रदान कर रही ऑर्गेनाइजेशन कलाइडो सिनर्जी के फाउंडर डॉक्टर विवेक पंडित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक पंडित है और आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ एक नए प्रेजेंटेशन के साथ, एक इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन के साथ। और आज हमारा फोकस रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का। तो आपने ये तय कर लिया है कि आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका स्टार्टअप है या ऑलरेडी आप कर रहे हैं। तो आइए आज इस बात पे फोकस करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस का जो आइडिया है, उसको और पुख्ता बनाने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए हम क्या-क्या बातों का ध्यान रख सकते हैं और ऐसे कौन से कदम उठा सकते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन रेडी रहे टू फेस द चैलेंजेस अहेड। सो आज का फोकस रहेगा हमारे संगठन के प्लान के लिए। तो इसमें आज जो हमारा फोकस इस विषय पे, इसमें और डिटेल में हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि जब हम कहते हैं कि इस संगठन का क्या प्लान होना चाहिए, तो वो उसको समझना कि व्हाट एग्ज़ैक्टली डू वी मीन बाय दैट। बिज़नेस की एक क्या-क्या नीड हो सकती हैं, कुछ ऐसे सवाल जो कि हमें ज़रूर कंसिडर करना चाहिए व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट आवर बिजनेस, व्हेन वी आर प्लानिंग थिंग्स, वी आर मेकिंग अ स्टार्ट टू आवर एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया। सो ऑल दोज क्वेश्चंस, वो ज़रूरी सवाल जो आपके मन में होने चाहिए और साथ साथ उन्हें प्लानिंग के स्टेज में लाना चाहिए, उस पे भी हम लोग नज़र डालेंगे। साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या कोर एलिमेंट्स होते हैं, उन पे भी हम नज़र डालेंगे। किन-किन किस्म की प्लानिंग हम कर सकते हैं, वो भी आज का फ़ोकस है। और अपनी जो नई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कैसे हम डिज़ाइन करें, इस एस्पेक्ट पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ-साथ दोस्तों, आप एक अपनी मैनेजमेंट टीम भी तैयार कर रहे हैं और वो टीम आपके बिज़नेस आइडिया को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने वाली है। तो उस टीम को फ़ॉर्म करने में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन पे भी हम आज फ़ोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस पे हमें ध्यान देना है वो है, और सबसे पहले समझते हैं एक ऑर्गेनाइज़ेशनल प्लान की जब हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट एग्ज़ैक्टली डू वी मीन? सो दोस्तों, आपने जो बिज़नेस आइडिया है आपका, जो एंटरप्रेन्योरशिप आप स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, उस ऑर्गेनाइज़ेशन, उस सेटअप को उसके कई एस्पेक्ट होते हैं। तो जितनी हम प्लानिंग करके आगे चलते हैं, उतना हमारा जीवन और हमारा बिज़नेस आसान हो जाता है। तो उसी विषय में आज का पूरा प्रेज़ेंटेशन है। तो उस ऑर्गेनाइज़ेशन को पुख्ता बनाने के लिए जो-जो कदम हम उठाते हैं, एक प्लान्ड, संयोजित तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, उसे ऑर्गेनाइज़ेशनल प्लान कहते हैं। और वो ऑर्गेनाइज़ेशन का यहाँ मतलब एक डिफाइंड स्ट्रक्चर जिसमें हियरार्की है। हियरार्की मतलब ऊपर से नीचे तक हमने एक-एक चीज़ डिफ़ाइन की हुई है।
कि कौन डिसीजन ले रहा है, कौन स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहा है, इसमें आगे और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो उस पूरे प्रोसेस को मैप करने को ये जो प्लान बनता है उसे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान कहा जाता है। अब ये हम जो बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्लान की, इसकी क्या ज़रूरत क्या है? व्हाई डज़ अ बिज़नेस नीड अ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान? तो दोस्तों इसमें अगर आप सबसे पहले देखें, हैविंग अ हियरार्की, हियरार्की मतलब हमारी लेवल्स, हर बिजनेस के हर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल। तो हमें उस हियरार्की की ज़रूरत पड़ती है, वो उस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में, उस स्ट्रक्चर का जो फ्लो होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ अरेंजमेंट, जहाँ पे हमारी जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं। हमारी जो रिपोर्टिंग कैपेसिटी है, हमारी जो कम्युनिकेशन वाला जो एस्पेक्ट है, हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये सब क्लियरली अलग-अलग डिफ़ाइंड हैं। इसकी बहुत आवश्यकता है, हर बिज़नेस को होती है, क्योंकि हम एक ही लेवल पे एक बिज़नेस को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, उसमें अलग-अलग स्ट्रक्चर्स डालने ज़रूरी हैं। उसी की बात ये हायरार्की करता है, तो ये ऑर्गेनाइज़ेशनल प्लान में ये शामिल होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिज़नेस के लिए। साथ-साथ दोस्तों अ, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म का यहाँ मतलब है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइज़ेशन की, तो कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, कई सारे लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं जो कि अपनी राय देते हैं या आपको फीडबैक देते हैं। तो उस प्लानिंग के दौरान आपको एनकरेज करना चाहिए कि आपकी जो रचनात्मक आलोचना जो होए, उसी से आप बेहतर अपने आप को और बना सकते हैं, उस प्लानिंग को और बेहतर आप कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करिए इस आलोचना का, इस क्रिटिसिज़्म का, क्योंकि ये आपको फ्रेश आइडियाज़ देगी और साथ-साथ कहीं अगर आप गलती भी कर रहे हैं, तो उसमें सुधार मिलने का भी मौका आपको मिलता है। तो एक ऑर्गेनाइज़ेशनल प्लान में इन 2 के अलावा हमेशा ये इस एस्पेक्ट पे हम ध्यान देते हैं कि हमें आगे का सोचना है, राइट? वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग अहेड, क्योंकि हमें फ्यूचर अपना बेहतर करना है, अपने बिजनेस का, हमारी स्टाफ का, हमारी टीम का, हमारे कस्टमर्स के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए। आप कॉन्स्टेंटली ड्राइव कर रहे हैं टुवर्ड्स मेकिंग ऑल ऑफ दैट बेटर। सो ऑलवेज थिंक अहेड व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों एक टीम, एक हम ऐसे लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं जो अपने अपने स्किल्स में, अपने डोमेन में मास्टर हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक कलेक्टिव कॉज के लिए। और कलेक्टिव कॉज आपका क्या है? वो आपका बिजनेस, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बेहतरी के लिए लगे हैं। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसी टीम बनाएं जो कि बहुत ही कोहेसिव हो, एक साथ में मजबूती से काम कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स द बिजनेस। एंड देयरफॉर आपका जिस आप परिप्रेक्ष्य में जो काम करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो उसकी बेहतरी के लिए भी कॉन्स्टेंटली वो टीम लगी रहती है। एंड फाइनली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है दोस्तों, और वो होता है डिसीजन मेकिंग का। तो कॉन्स्टेंटली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में तरह-तरह के डिसीजन लेंगे, कुछ स्ट्रैटेजिक रहेंगे, कुछ टैक्टिकल रहेंगे, कुछ रेगुलर डिसीजन मेकिंग है जो ऑपरेशंस के लिए आप करते होते हैं। लेकिन कॉन्स्टेंटली एक फैक्टर तो रहेगा, हर स्टेप में आप फैसले ले रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सो फॉर ऑल ऑफ दीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होना बहुत ज़रूरी है, और यही ये पूरी स्लाइड उसके बारे में बात कर रही थी। और अब जो नई स्लाइड आपके सामने दिख रही है, यहाँ पे कुछ ज़रूरी सवाल जो उठते हैं, जो आपको डेफ़िनेटली कंसिडर करने चाहिए, हम उनके बारे में अब आपके सामने बात करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले जो सवाल उठता है एक ऑर्गेनाइज़ेशन को लेके, वो होता है किस फ़ॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन से आप जुड़े हुए हैं? या कौन-सी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन आप चाहते हैं, जिसमें कौन-सा स्पेसिफ़िक फ़ॉर्म हो? यानी कि वो सिंगल एंटरप्राइज़ है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी का है,
कौन सा फॉर्म लेके चल रही है, तो ये फ़ैसला आपको लेना ज़रूरी है कि आप अपने बिज़नेस का जो प्रेज़ेंटेशन करेंगे, जो ऑर्गेनाइज़ेशन होगी, जो आपके कस्टमर्स की नज़र में होगी, आपके वेंडर्स की नज़र में होगी, आपके फाइनेंसर्स की नज़र में होगी, वो किस तरीके की ऑर्गेनाइज़ेशन होएगी। तो ये सबसे पहला सवाल उठता है कि वो उसकी ओनरशिप किस किस्म की होने वाली है। सेकंड सवाल इस तरफ है और वो बात कर रहा है आपके एक अलग अंदाज में, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि साइनिंग अथॉरिटी कौन है। फाइनेंसेस मेक द स्पाइन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जिम्मेदारी टू मैनेज फाइनेंसेस, क्योंकि आपके फाइनेंसेस ही हैं जो आपको दूर तक ले जाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सुदृढ़ बनाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हर स्टेज पे जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जो इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, उसकी साइनिंग अथॉरिटी कौन है। तो एक क्लियर मैसेज सबके पास जाती है दैट वो फाइनेंशियल डिसीशंस वहाँ पे एक जो बॉडी ले रही है वो ये है। सो ये बहुत ही ज़रूरी है एक मैनेजमेंट को एक डेफिनेट फ्लो देने के लिए, और साथ में एक कंट्रोल, एक चेक रखना, उस पे भी ये ज़ोर देती है। नेक्स्ट जो सवाल उठता है दोस्तों कि जो आपकी जो प्रबंधन की जो टीम है, जो मैनेजमेंट की टीम है, उसमें कौन-कौन से लोग हैं? वही डिफ़ाइन करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को लेके नहीं, पूरी कंपनी की पर्सनैलिटी को वो डिफ़ाइन करते हैं। तो उस टीम के मेंबर्स कौन हैं, उनके क्या-क्या बैकग्राउंड हैं, उनके क्या स्किल्स हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, जो कि वो अपने साथ इस ऑर्गेनाइज़ेशन में लेके आए हैं और जो उसको बेहतर बनाने में लगे हुए हैं और आगे भी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी नहीं है, बट बाहर भी मैसेज वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाता है। तो इस एस्पेक्ट पे हम लोग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल आपके पास होना चाहिए रेडी, जो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में एड्रेस करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है कि वो जितने भी मेंबर्स आप रख रहे हैं अपनी टीम में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी अलग-अलग क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। दोस्तों ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई गलती हो तो आप स्पेसिफ़िकली पॉइंट कर पाएँ कि किसकी कमी की वजह से ऐसा हुआ। ये कंट्रोल और चेक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हर जने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी डिफ़ाइन की जाएँ, ताकि जो नेसेसरी जो एक्शन लिया जा सके समय पे, सबको मालूम है कि उनको किस समय एक्ट करना है, ताकि वो सेंस ऑफ कन्फ्यूजन नहीं रहे कि ये काम किसकी ज़िम्मेदारी था या ये डिसीजन लेना किसकी ज़िम्मेदारी था। बिकॉज़ टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, टाइम इज़ मनी, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। सो दोस्तों ये 4 सवाल हमने अभी कवर किए हैं, और अगला जो 5वां सवाल है, जो कि आपके मन में और इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने में ज़रूरी है, वो है क्योंकि मनी मेक्स द मेयर गो। आपकी जो पूरी टीम है, उनकी क्या सैलरीज़ हैं, उनको क्या बोनसेस हैं, उनको क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि वो भी एक मोटिवेशन है आपकी टीम के लिए, आपके मैनेजमेंट स्टाफ के लिए। सो वो भी डिफ़ाइन करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, एंड ऑल दिस बिकम्स पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम समझेंगे कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, किन किन किस्म की प्लानिंग होती है, और हमें उनको कैसे हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और कैसे उनको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है, 3 किस्म की प्लानिंग आपके सामने दिखाई दे रही हैं। पहली कह रही है स्ट्रेटेजिक प्लान, दूसरा कह रहा है टैक्टिकल प्लान, तीसरा कह रहा है ऑपरेशनल प्लान। तो आइए इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको समझते हैं, ताकि आप उनके डिफरेंसेस को ही ना समझ के, बल्कि उसको स्मार्टली आप यूटिलाइज करें। सो एक स्ट्रेटेजिक एक स्ट्रैटेजी की जहाँ हम बात करते हैं, ये आपने शब्द सुना हुआ है, ये बिज़नेस के सेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे उदाहरण देता हूँ, जैसे एक कंपनी आई थी यूरेका फॉर्ब्स, काफ़ी समय पहले। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई अपनी कि हम अपना जो प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट था वैक्यूम क्लीनर। उस समय नया-नया मार्केट में आया था, जो कि गंदगी और मिट्टी को
ऐसे पंप के थ्रू सक करके और वो खींच लेता था। तो बहुत ही यूनिक एक प्रोडक्ट आया था और पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम ये वाला प्रोडक्ट जो है नेचुरली हम अपने रिटेल स्टोर्स में नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट इसकी मार्केटिंग करेंगे टू द यूज़र। और उन्होंने अपना डोर टू डोर कैंपेन लॉन्च किया था फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, फॉर सेलिंग देयर आइडिया। सो दिस इट वाज़ देयर स्ट्रैटेजी। तो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि हम डायरेक्ट इसको सेल करेंगे। तो ये उनके ऑर्गेनाइजेशनल की पूरी प्लानिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा था कि हम जो अपना प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी करेंगे कि हम ट्रेडिशनल उसका रूट नहीं लेंगे मार्केटिंग का, पर हम डायरेक्ट अप्रोच शुरू करेंगे टू सेल आवर प्रोडक्ट। सो ये स्ट्रैटेजी में आ जाता है। अब उसके बाद सेकंड जो प्लान हो रहा है, टैक्टिकल प्लान, राइट? अब टैक्टिकल प्लान इसमें और माइन्यूट हो जाता है। ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, लेकिन हम अपनी स्ट्रैटेजी हमारी कैसे और मजबूत हो, हम उसमें जो टैक्टफुली जो काम करते हैं उसको टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं, राइट? सो जैसे स्ट्रैटेजी किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है कि हम 5 साल में इतना रेवेन्यू हम जनरेट करना चाह रहे हैं। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी है, राइट? अब हम इसमें एक टैक्टिकल लगा सकते हैं कि हम ये अचीव करने के लिए ये काम करेंगे, राइट? तो ये टैक्टिक्स हो जाती है, इसको टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं। सो स्ट्रैटेजी एक मैक्रो लेवल या बड़े लेवल पे काम करती है और टैक्टिकल उससे माइक्रो लेवल पे ऑपरेट करती है, ताकि हमारी जो जो मेन स्ट्रैटेजी है वो हम उसे अचीव कर पाएँ आसानी से। सो स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान और उसके बाद तीसरा जो है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान का दोस्तों मतलब है ये रेगुलर वे में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रही है उसकी जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, उनके मद्देनज़र जो हमें एक्शन लेने होते हैं, उन्हें ऑपरेशंस प्लानिंग में डाला जाता है। तो वो दे आर द रेगुलर फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से लेके अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं, उसके बाद स्टोरेज के, उसके बाद ट्रांसफ़र के, पैकिंग के। सो ऑल ऑफ दीज फॉल अंडर द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल उसमें जो फंक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। सो पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जितनी प्लानिंग की जाती है, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। सो 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग: स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। सो लेट अस नाउ मूव अहेड। अब हम लोग देखेंगे जो कोर एलिमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के, वो कौन-कौन से होते हैं। सो नंबर 1 पे है कि हमें जो मैनेजरियल टीम है उसको डेवलप करना, राइट? एक अपने बिजनेस को लीगल फॉर्म देना। लीगल फॉर्म मतलब उसका नाम, उसका एड्रेस, ये जो लोग उससे एसोसिएटेड हैं उनका क्या बैकग्राउंड है। सो उसकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारे एस्पेक्ट एक जो लीगल फॉर्म, जो लॉ के तहत, जो कंपनी लॉ के तहत हमें जो जो रूल्स को फॉलो करना है, उन एस्पेक्ट्स का जहां हम ध्यान देखते हैं, तो एक लीगल फॉर्मेट देते हैं अपने बिजनेस को। सो वो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कौन उसकी ओनरशिप है, किसके पास उसकी ओनरशिप है, किसकी कितनी लायबिलिटी है, ये सारे एस्पेक्ट ये कोर एलिमेंट्स में आते हैं। उसके साथ साथ हम कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कौन कौन से एसेट्स चाहिए, ये बेसिक सवाल हैं, राइट? हम पैसे कहाँ से लाएंगे, कितना हम लोन ले रहे हैं, कहाँ से इक्विटी आ रही है अगर हम अपने शेयर्स भी फ्लोट कर रहे हैं। तो ये सारे कोर एलिमेंट्स के एस्पेक्ट हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल के प्लान में आते हैं। उसके साथ साथ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, हम जो उसमें कंपनी के जो इंटरेस्ट हैं किन किन लेवल्स पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस एस्पेक्ट को भी डिफ़ाइन करता है। हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या अभी की हैं, आगे की हैं, ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में।
हमेशा कंट्रोल एस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी क्लियरली डिफाइन करना, ये सारे कोर एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल टर्म, जो कि क्वार्टरली भी हो सकता है, 6 मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, हमें जो जो उसमें से गेन, ज़्यादातर हम गेन ही की बात करेंगे, तो जो भी उसमें हमें जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है। सो ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स जो आपके सामने हैं, दे हैव टू बी कंसिडर्ड एंड टेकन केयर ऑफ एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल, विच इज़ कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, राइट। सो आगे आइए बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो कि कैसा होना चाहिए, कौन-कौन से पर्सनल आप हायर करेंगे, उनके क्या रोल्स होंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। हमने एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ हम बात करते हैं, तो कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीज़ें हमें एड्रेस करनी ज़रूरी होती हैं एज़ एन एंटरप्रेन्योर, एज़ अ लीडर, क्योंकि हम यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक डिज़ाइन दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो उस स्ट्रक्चर के बारे में सोचना, उसके बारे में बात करना और उसको डिफ़ाइन करना, ये सारे एस्पेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग में आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में प्लानिंग होना ज़रूरी है। साथ-साथ जहाँ हम प्लानिंग की बात करते हैं, हमें एक मेज़रमेंट भी ज़रूरी है। मेज़रमेंट का यहाँ मतलब है कि जहाँ हम प्लानिंग करते हैं, हम फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं आगे के। इसका मतलब है कि हम 1 साल में कहाँ से कहाँ जाएँगे या कहाँ से कहाँ जाने की हम सोच रहे हैं। हम इतने अपने रिटेल स्टोर्स ऐड करने वाले हैं, हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, राइट? हम इतने अपने जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम इतनी क्वांटिटी में सेल करेंगे। सो दीज़ आर डेफिनिट मेज़रेबल गोल्स। ये ऐसे गोल्स हम सेट कर रहे हैं जिनको हम फ्यूचर में मेज़र कर सकते हैं। सो ये सारे एस्पेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने ज़रूरी हैं। साथ-साथ इवैल्यूएशन स्कीम क्या होंगी? हमने अपने गोल्स तो सेट कर दिए, पर वो गोल्स क्या हम उनके करीब हैं? एम आई ऑन द राइट पाथ? हम कोई कमी तो नहीं कर रहे हैं? अभी भी मौका है कि हम कुछ चेंजेस लाएँ, तो उस प्लान में तब्दीली हो सकती है, कुछ चेंज हो सकता है, ताकि हम अपने गोल्स को डेफ़िनेटली मीट कर सकें। इन सवालों के जवाब हमें कॉन्स्टेंटली देने और इवैल्यूएट और चेक करने वाले होते हैं दोस्तों। साथ-साथ मोटिवेशन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या-क्या रिवॉर्ड्स देने हैं, जो हमारी टीम है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए लगी हुई है। तो हमें उनको कैसे, बिसाइड्स द सैलरीज़, हम सैलरी और बोनसेस किस तरीके से फाइनेंशियल रिवॉर्ड या रिवॉर्ड फाइनेंशियली नहीं, इवन अदरवाइज़ वी कैन आल्सो प्रोवाइड, किन-किन तरीकों से हम उनको पुरस्कृत कर सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, उनको ऑनर कर सकते हैं, ताकि वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर बने और वो भी उनको आगे ले जाने में और प्रोत्साहित करे और गोल्स के पास पहुँचें जल्दी, कम समय में, और गोल से भी बेहतर अचीव करें। ये फैक्टर सारे डिफ़ाइन करता है, तो ये भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के प्लानिंग का हिस्सा बन जाते हैं। साथ-साथ हम अपने जो मैनेजमेंट का जो स्टाफ है, हम डिफरेंट रोल्स जो देने वाले हैं लोगों को, हम उनकी लोगों को कैसे सेलेक्ट करेंगे, किस बेसिस पे, हमारा क्या वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी जो हमें रिक्वायरमेंट होगी, कौन से स्किल्स हमें चाहिए डिफरेंट जॉब्स के लिए, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। सो वो भी हमें वहाँ पे क्लियरली डिफ़ाइन करने ज़रूरी हैं कि हमारे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, जब हम बाहर से कोई भी टैलेंट लेके आते हैं, कोई भी टीम फॉर्म करते हैं, तो साथ-साथ हमें ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि हर ऑर्गेनाइज़ेशन का कल्चर अलग होता है, हर ऑर्गेनाइज़ेशन की सोच, एक लीडरशिप एक अलग होती है। तो उसी हिसाब से हर जने को उसमें ढालना, ट्रेनिंग की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। सो ट्रेनिंग ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड पार्ट ऑफ दैट ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि हमें ध्यान में रखना है। सो दोस्तों, हम कॉन्स्टेंटली आपसे बात कर रहे हैं कि हम जब बिल्ड कर रहे हैं एक टीम,
तो हम एक ऐसी मैनेजमेंट टीम बिल्ड करें जो कि सक्सेसफुल हो, जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाए, एक बेहतर बनाए। उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान चीज़ है जो कि इंस्टेंट आती है कि आपका जो भी प्लान है, उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट करेगी आपकी टीम, राइट? आपने जो प्लानिंग की है उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए ये मैनेजमेंट की टीम लाई जाती है। तो वो जो आपका जो आइडिया था, वो आपका जो गोल है, उसके कितना करीब या कितनी और ज़्यादा वो टीम ही आपको आगे ले जाएगी। तो वो ये अहम डिसीज़न होता है आपके लिए वो, और इसीलिए वो ज़रूरी भी है कि आपकी जो टीम बिल्ड हो, वो ऐसी मज़बूत हो, ऐसी इफ़ेक्टिव हो, ताकि आप अपने गोल्स के पास पहुँचें, कम समय में पहुँचें या उससे भी और आगे आप जाएँ। साथ-साथ जब एक हम दोस्तों जब बिज़नेस एक स्टार्ट करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप जब हम शुरू करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो एनवायरनमेंट में जो फ़ीचर्स शुरुआत में रहे हों, वही हमेशा कांस्टेंट रहें। तो टाइम डायनेमिक है, इकोनॉमिक कंडीशंस डायनेमिक रहती हैं, तो एक बेहतर टीम उसे माना जाता है जो कि खुद डायनेमिक रहे, जो कि चेंजेस को समझे या प्रीएम्प्ट करे, पहले से समझ जाए कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं, हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करिए। सो एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल दोस्तों कोविड का है। कोविड के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, पर कितनी ऑर्गेनाइज़ेशंस ने जितनी जल्दी अपने आप को उस सिचुएशन में अडॉप्ट किया, उसे ढाला, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और मुश्किल समय में भी उन्होंने सर्वाइवल दिखाई। राइट? सो ये डायनामिक फैक्टर है, हमारी टीम को, हमारे मैनेजमेंट की टीम को कॉन्स्टेंटली ये मान के भी चलना पड़ेगा कि चीज़ें स्थिर नहीं रहती, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। सो वो एडजस्टमेंट करते रहना, साथ-साथ जब हम प्रीएम्प्ट करते हैं तो हमारी प्लानिंग में भी एक एडजस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम एक कांस्टेंट प्लान लेके नहीं चलते हैं। एक ऐसा प्लान अगर उस पे ज़रूरत पड़े तो हम उसमें चेंजेस ला सकें, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज बदल रहा है, मार्केट चेंज हो रहा है, कस्टमर्स की नीड भी चेंज हो जाती है, उनकी डिमांड चेंज हो जाती है। सो ऐसी टीम, सक्सेसफुल टीम वही मानी जाती है। सो इन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए अपने आप में बदलाव लाती जाए और चेंज लाती रहे। एक और एस्पेक्ट है दोस्तों को जो आज हम लोग को ध्यान में रखना है, और वो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मतलब ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बिज़नेस एक डेफ़िनेट सोच पे ऑपरेट करती है, उसकी एक थॉट प्रोसेस होती है, उनका काम करने का एक तरीका होता है। तो जैसे ही हम आपको एक नाम देते हैं, जैसे टाटा। सो टाटा की अगर आप जैसी सुनते हैं या उसका लोगो आप देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि टाटा जो है एक स्पेसिफ़िक वे में ऑपरेट करता है, उसका एक कल्चर है, हाउ इट वर्क्स इटसेल्फ, हाउ इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ। सो वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कल्चर होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, उसको डेवलप करना, उसको ध्यान में रखना। सो एक जो आपकी जो टीम है उसको अगर एक क्लियर मैसेज जाता है कि हमें ध्यान में रखना है, जैसे सपोजिंग आपने बनाया कि हम इंश्योर करेंगे कि हमारे कस्टमर्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें उनकी नीड पे ध्यान रखना है, हम उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कोई कंप्लेंट्स हैं, उनको सबसे पहले एड्रेस करना है। मुझे मालूम है कि हर बिज़नेस के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन एक कंपनी अपना कल्चर ही बना सकती है कि एवरीथिंग कम्स फर्स्ट, द कस्टमर ऑलवेज़ कम्स फर्स्ट। सो ये भी उन्होंने कल्चर अपना बनाया हुआ है कि चाहे जो हो जाए, हमें अपने कस्टमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है। सो दिस वेरी वेल बिकम्स द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको पूरा करने के लिए हमें ये करना है, हम अपनी क्वालिटी को इंश्योर करेंगे कि हमारी बेस्ट हो। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कल्चर हम उससे रिलेटेड कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक थीम फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ एडिंग टू आवर स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो इस मायने में एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम क्लियरली डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा गोल हम इस तरीके से अचीव करेंगे, या हम कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ नहीं करेंगे ताकि हमारी क्वालिटी अफ़ेक्ट हो या हमारे ऑब्जेक्टिव्स डाइल्यूट हों। दोस्तों जहाँ हम लोग
एक ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर की बात करते हैं, सो कल्चर वो तभी सक्सेसफुल भी होगा कि जो हमारी जो बिज़नेस की जो नीड है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उससे वो मैच करे। तो यहाँ हम जहाँ हम बात कर रहे थे कि हम कस्टमर्स की हैप्पीनेस के बारे में, उनके सैटिस्फैक्शन के बारे में हम प्राइम इम्पोर्टेंस देंगे। सो डेफ़िनेटली यहाँ पे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव से ये रिलेटेड है कल्चर, और उससे रिलेटेड जो एक्शंस भी ले रहे हैं वो भी एकदम मेल खा रहे हैं, तो वो एकदम राइट स्टेप होएगा टू सेंड आउट जस्ट द राइट मैसेज। उसके साथ साथ दोस्तों, जितने भी लीडर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेसिफिक रोल लेके वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उनको भी ये ज्ञान होना चाहिए, उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट द कंपनीज़ कल्चर। तभी वो जो ग्रोथ है, उनकी पर्सनल ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ भी अलाइंड हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बिकम्स वेरी कॉमन एंड कलेक्टिव, तो उसको अचीव करने में भी हमें आसानी होती है। और साथ साथ जो तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हमने पहले भी बात की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनवायरनमेंट कोई फिक्स नहीं रहती है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। तो एक अच्छी लीडरशिप ये इंश्योर करती है कि उसका कल्चर ऐसा बने कि वो कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करे, कॉन्स्टेंटली चेंज लाए अकॉर्डिंग टू द नीड, एंड दैट नीड कुड बी द एनवायरनमेंट, द कस्टमर, कहीं से भी वो आ सकती है, ताकि वो हम इफ़ेक्टिव चेंजेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएँ, अपने रोल्स में लाएँ, अपने ऑब्जेक्टिव्स में लाएँ। तो दैट आल्सो हेल्प्स इन मॉनिटरिंग, दैट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के आपके बिज़नेस के, और वो है कि कैसे हम बाहर के जो रिसोर्सेज हैं, जो बाहर के जो संसाधन हैं, उनको समझें, और कैसे हम उनको अपने बिज़नेस के लिए, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपके गोल्स पूरे होएं। तो वो ऐसे कौन कौन से बाहर के रिसोर्सेज हैं, और जब हम बोलते हैं कि बाहर के रिसोर्सेज, तो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन, और अगर बाहर के रिसोर्सेज हैं तो अंदर के कौन से रिसोर्सेज हैं। तो आइए ये हम लोग क्लियरली समझेंगे, ताकि हम इस एस्पेक्ट पे ना ही ध्यान दें, बल्कि इस पे और अपनी तरफ से काम भी करें। तो रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वित्त वाले, जो कि बाहर के हैं, और कैसे आपके बिज़नेस के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो जहाँ हम आपको रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे आप जो बैंक्स जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, ये एक बाहर का रिसोर्स है जो आपके बिज़नेस के लिए अहम होता है। साथ साथ ट्रेड क्रेडिट्स मिलते हैं, या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, या हायर परचेज़, लोनिंग की हमने अभी बात ही की, लीजिंग की भी अगर हम बात करें, तो ये सारे बाहर के रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जो कि आपके बिज़नेस के लिए अहम हैं, और आप तरह तरह से उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो और इंटरनल रिसोर्सेज, सो जो आप जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो जो अर्निंग्स हैं आपकी, वो आपके इंटरनल रिसोर्सेज हैं, इंटरनल संसाधन हैं। सो इन चीज़ों को समझते हुए आइए हम अब और स्पेसिफ़िक्स में जाते हैं कि ये जो एक्सटर्नल जो संसाधन है, जो बाहर के जो रिसोर्सेज हैं, वो एग्जैक्टली कौन कौन से होते हैं। उनमें काफ़ी अभी नाम भी दिए, तो इनको डिटेल में और समझते हैं, और इनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सो दोस्तों, सबसे जो कॉमन है, जो सब लोग हम समझते हैं, वो होता है बैंक लोन, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी में नहीं होते हैं कि हम सारा पैसा अपने बिज़नेस में लगा पाएँ। तो बैंकों की तरफ एक हर बिज़नेस, हर जना मुड़ता है उम्मीद से कि हमें जो कैपिटल, जो इन्वेस्टमेंट करना है, वो यहाँ से आ सकता है, एक कम से कम इंटरेस्ट चार्ज करके उसकी हमें बेनिफिट है। तो ये एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रिसोर्स हमारे बिज़नेस के पास अवेलेबल रहता है। वो हमारे बिज़नेस को फाइनेंस करता है, और वो हमारे जो डिसीशंस होते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, उसको आसान बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे बड़ा ही एडवांटेज है क्योंकि आपको एक मुश्त पैसा मिल जाता है,
जो कि आपके नीड्स को, आपके बिज़नेस की नीड्स को पूरा करता है। और जो रीपेमेंट आप करते हैं वो इट इज़ स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो धीरे धीरे आप ईएमआईज़ में एक छोटे अमाउंट्स में आप उसे रिटर्न करते हैं टू दी बैंक, और इस तरीके से आप अपने बाहर के रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर बिजनेस। सो किसी भी चीज़ के जो फ़ायदे होते हैं नुकसान भी होता ही है। तो दोस्तों, अ लोन कम्स विद अ कॉस्ट। आपको उस पे इंटरेस्ट देना है, आपको ब्याज देना है। तो वो जहाँ आप वो लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, तो वो एक कॉस्ट है आपके बिज़नेस के लिए, और वो आपके जो रेवेन्यू है, जो आपके प्रॉफिट्स हैं, उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि आपके कॉस्ट बढ़ती है। ये डेफिनेटली उसका डिसएडवांटेज है। उसके साथ साथ जब कोई भी बैंक, जब कोई भी इंस्टीट्यूशंस आपको मदद के लिए आगे आते हैं, आपके फाइनेंशियल मदद के लिए आपके सामने आते हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो साथ में कुछ सिक्योरिटी मांगें, कुछ आपको उस जो ऋण आपको जो मिलने वाला है उसको सिक्योर करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आपसे वो डिमांड कर सकते हैं कोई और सिक्योरिटी, जो कि कोई भी आपका एसेट हो सकता है। तो वो आपका एसेट भी वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। ये इसकी दूसरी कमी लोन की होती है। सो ये दो एस्पेक्ट हैं जो कि आपके इस फैक्टर के लिए, इस एक्सटर्नल रिसोर्स के लिए ये इसकी कमी रहती है, ये इसके नुकसान रहते हैं। एक और तरीका है जो कि आप एज अ आउटसाइड रिसोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होता है कि आप एक एडिशनल पार्टनर या पार्टनर्स जोड़ें अपने बिज़नेस में। सो जितने आप लोग जोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपना इन्वेस्टमेंट, अपना शेयर लेके आपके बिज़नेस में आते हैं। तो आपको फाइनेंसिस की चिंता जो पहले सता रही होती है, ये कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से आपने पार्टनर्स लिए हैं। तो ये डेफिनेटली आपको ऐड करते हैं आपके कैपिटल के स्ट्रेंथ में। तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? आपको इस पे रिपेमेंट नहीं करना एज़ कम्पेयर टू लोन। यहाँ आपको रिपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो जो पार्टनर्स आए हैं वो सोच समझ के आए हैं, वो रिस्क लेके आए हैं, और वो आपके बिज़नेस में आपके साथ भागीदार बने हैं, पार्टनर बने हैं। तो उन्हें मालूम है कि यहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो उसी उद्देश्य से आए हैं कि हमें भी यहाँ रेवेन्यू जनरेट करना है। तो आपको आपके बिज़नेस के लिए वहाँ पे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, जो कि आपको रीपे नहीं करना है। साथ साथ इसमें कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व है, राइट, क्योंकि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। तो ये इसके पॉजिटिव्स हो जाते हैं। बट ऑन द नेगेटिव साइड, जहाँ आपने पार्टनर्स ऐड किए हैं, अब प्रॉफिट्स तो आपको इनसे शेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द इनिशियल पर्पस ऑफ जॉइनिंग द कंपनी वाज, कि ये पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट लाएंगे, पैसा लाएंगे, लेकिन साथ साथ जो उसमें से कमाएंगे वो भी शेयर होएगा। तो साथ साथ एक तो फाइनेंशियल वहाँ पे शेयरिंग होती है, साथ साथ जो कंट्रोल होता है बिज़नेस का वो भी शेयर करना पड़ता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट का पार्ट, ये पार्टनर्स अपने स्टेक्स लेके आए हैं तो वो भी डिमांड करेंगे। सो ये दो नेगेटिव एस्पेक्ट इसके रिसोर्सेज के भी बनते हैं। दूसरे साथ, जहाँ हमने लोन की बात करी है, वहाँ पे एक और फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, जहाँ पे हम उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट का भी सिंपल फंडामेंटल्स हैं कि आपका जो अकाउंट होता है उसमें एडिशनल आपको क्रेडिट मिल जाता है, और वो आप इस्तेमाल करते हैं अपने बिज़नेस के लिए। सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वही बैंक जो है आपका, क्योंकि वहाँ पे आपका अकाउंट है, वहाँ पे आपकी स्टैंडिंग है, वहीं प्रोफाइल बनी हुई है आपकी। सो आपको वो एडिशनल खर्चा करने के लिए आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप अपने अकाउंट से, जो कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, वहाँ से आप एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और जितने टर्म के लिए आप यूज़ करेंगे, जिस समय के लिए आप यूज़ करते हैं, उसी पीरियड के लिए आपको वो इंटरेस्ट चार्ज होता है। सो कन्वीनियंस है आपको। छोटे पीरियड के लिए आपको अगर ओवरड्राफ्ट चाहिए या पैसे की कमी है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जहां वो पूरी कमी पूरी होती है, आप रिटर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल तरीका है एक बाहर के रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना। पर साथ साथ जैसा कि बाकी रिसोर्सेज में है, यहाँ पे भी कमी है। इसमें इंटरेस्ट तो आपको डेफिनेटली देना ही होता है।
हर जितना भी अमाउंट आप यूटिलाइज़ करते हैं एज एन ओवरड्राफ्ट और उस पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो ये भी एक महंगा तरीका हो सकता है टू फाइनेंस योर बिज़नेस, क्योंकि कॉस्ट आपकी बढ़ती है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, जो कि अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज के दाम को बढ़ाने में मजबूर हो जाते हैं आप भी। एक और तरीका है दोस्तों फाइनेंशियल हेल्प लेने का बाहर के रिसोर्सेज से, और वो है अपने कंपनी के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू करना। तो ये भी एक अच्छा तरीका है टू गैदर फाइनेंसेस। और इसमें अगेन इसके जो फ़ायदे हैं, आपको इसमें पैसा लौटाने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो छोटे छोटे जिन्होंने पैसे लगाए हैं, शेयर्स ख़रीदे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, वो इस सोच समझ के उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, एक तरीके से आपके बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी छोटे छोटे ओनर्स बन जाते हैं। साथ में इंटरेस्ट नहीं देने की ज़रूरत है। तो ये भी एडिशनल पार्टनर्स की तरह काफ़ी सिमिलर है। इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें काफ़ी छोटे छोटे और काफ़ी ज़्यादा आपको इक्विटी शेयर्स देने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट इन मोर फाइनेंसेस। पर नुकसान इसमें भी है प्रॉफिट शेयरिंग डेफिनेटली, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं, आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रिटर्न करना है, पर रेगुलर बेसिस में आपको शेयर करना पड़ता है प्रॉफिट, जिसको आप डिविडेंड्स का नाम देते हैं। डिविडेंड्स अगर नहीं भी दे रहे हैं तो आप और शेयर्स उनको अलॉट कर रहे हैं, सो दैट कैन आल्सो बिकम अ मोड ऑफ रीपेमेंट टू द शेयर होल्डर्स। साथ साथ जहां हमने बाहरी लोगों से इक्विटी लिया हुआ है, इक्विटी राइट्स दिए हुए हैं, तो साथ में ओनरशिप भी कंपनी की जाती है। तो जहां हमने ओनरशिप दी है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, क्योंकि इतने सारे हमने स्टेक होल्डर्स क्रिएट कर दिए हैं, आने वाले समय में कंपनी की जो ओनरशिप है वो भी हाथ बदल सकती है, वो भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये उसकी एक वीकनेस, उसकी एक कमी है इक्विटी शेयर्स की। एक और एस्पेक्ट है आउटसाइड रिसोर्सेज का, जो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करती है, वो लीजिंग। लीजिंग का मतलब एक ऐसी कंपनियां होती हैं, लीजिंग कंपनीज़ हैं, जिनके पास एसेट्स वो लोग ख़रीदते हैं, लेकिन जो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं आपको, क्योंकि आपके बिज़नेस की वो रिक्वायरमेंट है, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पेमेंट। सो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वो परमिट कर देते हैं उस एसेट को यूज़ करने के लिए आपको। सो आपको डेफिनेटली इसमें एडवांटेज है, क्योंकि आपको एक बार में उस एसेट का पेमेंट नहीं करना है, तो जो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत थी उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये कंपनी जिसके पास वो ओनरशिप है उस एसेट की, वो आपको लीज़ पे दे देती है, ताकि आप उसे इस्तेमाल करें अपने बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। तो आप बगैर कोई पेमेंट दिए, बल्कि छोटे छोटे अमाउंट आप दे रहे हैं, उसमें सिर्फ रेंटल या उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं उसके एसेट के यूजेज का, पर अदरवाइज़ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए बगैर आप वो जगह भी हो सकती है, मशीनरी भी हो सकती है, उसकी लीज़ आप इंजॉय कर रहे हैं। और पेमेंट अगेन दे आर स्प्रेड ओवर अ पीरियड, तो छोटे छोटे अमाउंट आपको देने हैं, तो उसमें आपके बजटिंग के लिए बहुत ही आसान तरीका है, और ज़्यादा स्ट्रेन नहीं रहता है आपको अपने बिज़नेस के लिए। लेकिन जैसा कि पहले और बाकियों रिसोर्सेज में भी है, इसमें भी उसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये महंगा तरीका है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो उसका देना ही पड़ेगा, जो लीजिंग फ़ीस है वो आपको देनी पड़ेगी, और एसेट आपका नहीं है, उसी फाइनेंस कंपनी का है, ओनरशिप उन्हीं के पास रहती है, उन्होंने सिर्फ लीज़ दे दी है आपको कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, ताकि आप उसे इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों ये था लीजिंग। अब आता है हायर परचेज़। सो हायर परचेज़ काफ़ी सिमिलर है लीजिंग का, लेकिन इसमें ओनरशिप वाला जो फैक्टर है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ओनरशिप आपके पास आ जाती है, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे उसका पेमेंट कर रहे हैं। एक बार में ना देके आप छोटे छोटे टुकड़ों में एक एसेट का आप पेमेंट कर रहे हैं, और जब वो एसेट अगेन उसमें भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि एक साथ आपने पेमेंट नहीं दिया हुआ है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने दिया हुआ है, तो वो जो बेनिफिट आपको मिला हुआ है उसका डेफिनेटली एक चार्ज होता है, एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। पर इसमें जो डिफरेंस है, जब वो समय पूरा हो जाता है या आप पूरे इंस्टॉलमेंट्स अपने जब दे देते हैं, तो आपको एसेट की ओनरशिप मिल जाती है। सो इन कंपैरिजन टू लीजिंग, ये एक दूसरा तरीका है
बाहर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना और इसमें एसेट की ओनरशिप आपकी हो जाती है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लीजिंग एंड हायर परचेज। पर अगेन इस एस्पेक्ट को लेके आपका ये एक्सपेंसिव तरीका होता ही है, क्योंकि आप बीच में इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो आपने पेमेंट किया है, क्योंकि एक साथ नहीं दिए हैं आपने, तो उसमें वो एलिमेंट, वो कॉस्ट जुड़ा हुआ होता है। सो दैट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ योर प्रोक्योरमेंट ऑफ द एसेट। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले फाइनेंशियल रिसोर्स पे, जो कि बाहरी रिसोर्स है, और वो है मॉर्गेज यानी गिरवी रखना। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास, हर बिज़नेस के पास उसके एसेट्स होते हैं, तो वो दे कैन बी यूटिलाइज्ड। आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रख के आप एक लोन ले सकते हैं, आप एक फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो वो आपका जो प्रॉपर्टी है जो कि ऐसे ही पड़ी हुई है, आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक और तरीका हो जाता है अपने बाहर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपने डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट दिया, पर आपको अमाउंट मिल जाता है जो कि आप रेगुलर बेसिस पे रिटर्न करके और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको वापस अपने पास उसका अधिकार ले सकते हैं, क्योंकि आपको वो गिरवी रखनी पड़ती है, मॉर्गेज करनी पड़ती है। तो वो सारे जब पेमेंट हो जाते हैं तो वो रिलीज़ हो जाती है और वो आपके पास हो जाती है। सो अगेन डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव तरीका है, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। और अगेन अगर वो सिचुएशन बनती है कि आप सारे पेमेंट्स नहीं दे पाते हैं, तो आपकी ओनरशिप उस पर ख़त्म हो सकने का डर रहता है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है इस रिसोर्स का, इस संसाधन का। अगला है ट्रेड क्रेडिट, और जैसा नाम सजेस्ट करता है, एक स्पेसिफ़िक ट्रेड के लिए, एक स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए आपको क्रेडिट मिलता है, और वो जब काम पूरा हो जाए तो आप उसमें रिटर्न कर देते हैं पैसे। तो सपोजिंग आपको कोई सामान देता है बना बनाया, और आपको ये अधिकार देता है कि पहले आप उसे सेल कर लीजिए और इसका पेमेंट आप बाद में कर दीजिए, राइट। तो ये आपको क्रेडिट मिल गया है, एक बेनिफिट मिल गया है, एक एडवांटेज मिल गया है, बगैर कुछ इन्वेस्ट करे आपको यहाँ पे आपकी गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे आपको मिल रही हैं, जो आप जब सेल करते हैं आगे, उसके बाद जब रेवेन्यू आप जनरेट कर लेते हैं तो आप फ्यूचर डेट पे उसके पेमेंट करते हैं। तो इसके एडवांटेज ये है कि आपका कैश फ्लो देखिए बन जाता है विदाउट इन्वेस्टिंग मच, राइट। इसमें डेफिनेटली कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, पर ये बेनिफिशियल इसलिए रहता है क्योंकि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए बगैर ही ये बेनिफिट मिल जाता है, और आपके कैश भी जनरेट हो जाता है और आपका बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव या गोल भी मीट हो जाता है। तो आप पहले सेल कर रहे हैं और बाद में उसका पेमेंट कर रहे हैं। तो इस डेफिनेटली इन चीज़ों के लिए जो इसके जो नुकसान हैं वो है, क्योंकि जब आपको ये क्रेडिट पे मिलता है तो हो सकता है आपको वो डिस्काउंट ना मिल पाएँ, या उस वैल्यू पे वो ना मिल पाएँ जो कि वो कैश के प्रति अगर आपको मिल जाती है, अगर आप कैश के पेमेंट करते, तो वो ये उसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है एज इन कंपैरिजन। और उसके साथ आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि आप किसी और का प्रोडक्ट या सर्विसेज यूटिलाइज़ कर रहे हैं जो कि आपने अभी पेमेंट नहीं किया है, तो कैश फ्लो अगर आप डाइवर्ट करेंगे अपने यूज़ के लिए, अपने बिज़नेस के यूज़ के लिए, और रीपेमेंट नहीं करेंगे, तो ये आपको एक मेस में डाल सकता है। तो ये अगेन एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि जहाँ पे आप कैश फ्लो आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी सोचती है कि जल्दी हम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फिनेंशियल जो पार्टनर्स हैं आपके, जिन्होंने आपको ये मदद प्रोवाइड की है, उनकी तरफ जितना आप फ्लो बनाए रखेंगे तो आपको वो क्रेडिट की फैसिलिटी आपको मिली रहेगी, वो ट्रेड क्रेडिट आपको मिला रहेगा, और वो एडवांटेज आपका बना रहेगा। तो ये बात थी दोस्तों ट्रेड क्रेडिट की। और उसके साथ साथ एक और एस्पेक्ट है एक्सटर्नल रिसोर्सेज में, वो है गवर्नमेंट भी ग्रांट्स देती है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे वो आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं कि आप बाहर के सोर्सेज से, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू
अपने बिज़नेस को फाइनेंस कर सकते हैं, अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लिए उसमें इनपुट्स आप डाल सकते हैं। तो अगेन ये जो ग्रांट्स मिलती हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज और एक ही एडवांटेज है कि ये जो ग्रांट है आपको एक गिफ्ट की तरह है, एक असिस्टेंस की तरह, एक हेल्प की तरह है, जो कि आपको रिटर्न नहीं करनी है, राइट। लेकिन उसके साथ भी डिस्क्लेमर्स हैं, उसके साथ भी कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको पूरी करनी पड़ती हैं। वो शर्तें, उन शर्तों के बगैर जब तक आप वो नहीं पूरा करेंगे आपको ये ग्रांट नहीं मिलेगी। और फिर ये सब बिजनेसेस भी अवेल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसके लिए आपको एलिजिबल होना ज़रूरी है। अगर वो मापदंडों पे आपकी बिज़नेस नहीं आती है या नहीं शामिल हो पाती है तो आपको ये हेल्प या ये ग्रांट आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी ग्राउंड आज कवर किया है और हमने देखा है डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि बाहर के हैं, हम कैसे अपने बिज़नेस के लिए हम उन्हें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट हाफ में जैसे हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर देना और अपनी मैनेजमेंट टीम बिल्ड करना और किन एलिमेंट्स का ध्यान रखना ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का डेफिनेट हिस्सा बने, आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे भी ध्यान देना है। सो इन एस्पेक्ट्स को हमने आज आपके सामने रखा है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया और आपके काम आएगा, और फ्यूचर में हम डेफिनेटली आपके समक्ष आते रहेंगे विद न्यू आइडियाज़, विद न्यू प्रेजेंटेशंस। पर अभी आपके जाने का समय अभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जल्द वापस आऊँगा आपके सवालों के लिए। तो अपने पेपर और पेन तैयार रखिए और अपने सवाल तैयार रखिए, क्योंकि हम उसको एड्रेस करेंगे। अभी भी अगर आपके मन में कुछ शंका या सवाल रह गए हैं तो उनको जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। सो ये पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप डेली प्रतिदिन खूब प्रोग्रेस करें और आगे बढ़ें। नमस्कार। कृषि के बिना मानव जीवन असंभव है। पेट भरने के लिए खेती करना मानव जीवन का एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेती से जुड़े ऐसे कई व्यवसाय हैं जो खेती में सहायक और रोजगार का साधन है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आए हैं जिन्हें आप बेहद आसानी से शुरू कर पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक फर्टिलाइजर है जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है। इसमें जैविक खाद, पशु खाद, मुर्गी पालन और डोमेस्टिक सीवेज शामिल है। यह अपने आप में अनूठा है, क्योंकि आज की दुनिया में रसायन मुक्त वस्तुओं की अत्यधिक मांग है और अगर ठीक से प्रबंधित किए जाए तो महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किया जा सकता है। अगर आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो बेहद आसानी से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, और इस बिजनेस को बड़े लेवल पर शुरू करते हैं तो बहुत सी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको 150 किलोवाट के इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जरूरत होगी और लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए आपको मशीन में इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 5 से 7 करोड़ की मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और साथ ही आपको इस बिजनेस के लिए 3 से 4 एकड़ एरिया की भी रिक्वायरमेंट होगी। रही बात मैन पावर की, तो आप इस बिजनेस को 50 से 60 वर्कर्स के साथ शुरू कर सकते हैं, जिसमें 25 से 30 अनस्किल्ड, 5 से 7 R&D, 6 से 7 प्रोडक्शन यूनिट, 6 से 7 अकाउंटेंट आदि शामिल है। अब आप यही सोच रहे हो ना कि इस बिजनेस को शुरू कर आप कितना मुनाफा कमा सकते हो? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बिजनेस से आप 10 से 15% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग खेती की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खेती पूरी तरह से पानी में होती है। खेती की इस आधुनिक तकनीक में मुख्य निर्भरता मिट्टी पर ना होकर पानी पर होती है। हाइड्रोपोनिक खेती में मिट्टी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। देखा जाए तो पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और अनाज उगाने की जगह कम होती जा रही है। ऐसे में कोई न कोई ऐसी तकनीक चाहिए जो कम जगह में ज्यादा पैदावार कर सके और ऐसी उपज दे जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो।
हाइड्रोपोनिक्स स्थानीय लोगों के लिए पर्यावरण के अनुकूल है और कोई अपनी उपज सीधे व्यक्तियों या स्थानीय व्यवसायों जैसे रेस्टोरेंट आदि को बेच सकता है। इस प्रकार स्थानीय लोग ताजा, पौष्टिक और स्वादिष्ट उत्पाद प्राप्त कर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आपको सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर एरिया की जरूरत होगी और इसके साथ ही आपको 5 से 8 मैन पावर और सिर्फ 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो अगर आप एक बेसिक सेटअप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 से 15 लाख की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक हाईटेक मशीन्स के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 20 से 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आप इस शानदार बिजनेस से 25 से 30% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है शेड नेट। शेड नेट हाउस और नेट हाउस कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा इनोवेटिव तकनीक है। इस तकनीक के परिणाम आश्चर्यजनक है और ये बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है। मूल रूप से ये एक धातु की संरचना है जो नेट या वोवन मटेरियल से ढकी होती है। इस नेट कवरेज का उद्देश्य आवश्यक हवा, नमी और सूर्य के प्रकाश को कवरेज से गुजरने देना है। नियंत्रित धूप, उपयुक्त नमी और हवा जैसे ये तत्व पौधों के इष्टतम विकास में योगदान करते हैं। कृषि सामानों की बढ़ती मांग के साथ शेड नेट की मांग भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जो कृषि प्रक्रियाओं में तकनीकी विकास का हिस्सा है। अगर आप भी इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 4 से 5 वर्कर्स और लगभग 35 से 40 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इस बिजनेस के लिए आपको टोटल 40 से 45 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिसमें 30 लाख मशीन कॉस्ट शामिल है। मुनाफे की बात करें तो आप इस बिजनेस से 20 से 25% का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है बटन मशरूम। भारतीय बाजारों में मशरूम की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बनकर उभरा है। मशरूम खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। प्रकृति में हजारों तरह की मशरूम पाई जाती हैं, लेकिन सभी प्रकार के मशरूम खाने योग्य नहीं होती। इन मशरूमों में बटन मशरूम उत्पादन और आय की दृष्टि से काफी आगे है। बटन मशरूम की खेती भारत के कई राज्यों में होती है। मशरूम उत्पादन के लिए ठंडी जलवायु ही उपयुक्त होती है। बटन मशरूम रबी के सीजन में उगाया जाता है। इसके अक्टूबर से फरवरी का समय अनुकूल होता है। बटन मशरूम के लिए 22 से 25 सेंटीग्रेड तापमान और 80 से 85% नमी की जरूरत होती है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं, तो स्मॉल स्केल के लिए आपको 0.5 से 1 एकड़ एरिया की जरूरत होगी। तो स्मॉल स्केल के लिए आपको लगभग 1 एकड़ एरिया की जरूरत पड़ेगी। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो अगर आपके पास अपनी खुद की जगह है तो आपको सिर्फ 1 से 1.5 लाख की जरूरत पड़ेगी। वहीं इस बिजनेस से आप 15 से 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।